नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज ऐतिहासिक दिन है जहां आखिरकार 45 साल के लंबे इंतजार के बाद लोकपाल बिल आखिरकार संसद से पास हो गया। इस बिल ने पिछले 45 सालों में 13 प्रधानमंत्री देखे और आखिरकार भ्रष्टाचार से लड़ने का ये हथियार संसद भवन की पेचीदा गलियों से निकलकर लोगों के पास, आम आदमी के पास, जनता के पास आ चुका है। लेकिन अब ये बिल उतना धारदार नहीं है जितना माना जा रहा था। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आजादी के करीब 65 साल बाद अब कम से कम दांत आ गए हैं, भले ये दांत बहुत ज्यादा तीखे या काटने वाले ना हो। आखिर क्या है लोकपाल, लोगों को कैसे इसका फायदा मिल सकता है और क्या ये सबसे मजबूत लोकपाल है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट होंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। एक ऐतिहासिक फैसला जो जायज भी था और जरूरी भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक अहम हथियार और एक आम आदमी का बड़ा अधिकार, लोकपाल। आखिर आज 18 दिसंबर 2013 को इस बिल को संसद की मंजूरी मिल गई। The motion is adopted and the bill is passed. आजादी के 66 साल और 15वीं लोकसभा, वो संसद जो हर साल तकरीबन 60 बिल पास करती रही हो, उस संसद ने लोकपाल बिल को पास करने में 45 साल लगा दिए। भारतीय इतिहास का ऐसा बिल जो सबसे ज्यादा बार संसद में पेश हुआ। 1968 में पहली बार जन लोकपाल बिल का प्रस्ताव शांति भूषण ने रखा था, जिसे चौथी लोकसभा ने 1969 में पारित कर दिया। लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया और इसके बाद 9 बार पेश किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में इसे पेश किया गया। फिर 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार में भी इसे लाया गया। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने एक बार फिर कोशिश की। 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने इसे संसद में पेश किया। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने 1996 और 1998 में इसे पास कराने की फिर कोशिश की। बिल पास नहीं हुआ और सरकार चली गई। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार में एक बार फिर इसे पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। 2005 में यूपीए 1 की सरकार में भी यह पास नहीं हो पाया और आखिरकार 2008 में फिर कोशिश हुई, लेकिन यह बिल हर बार अपनी मंजिल नहीं पा सका। जितनी बार यह बिल संसद के सामने रखा गया, उतनी ही बार उसे संशोधनों के लिए खास समिति, संसद की संयुक्त समिति या फिर गृह मंत्रालय की डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। लेकिन हर बार कुछ संशोधनों के बाद यह संसद तक तो पहुंचा, लेकिन लोकसभा में पास होने के बावजूद राज्यसभा की मंजूरी की मुहर इस पर नहीं लग सकी। लिहाजा एक बार फिर 2011 में इसे संसद के सामने रखा गया और इस बार 27 दिसंबर को लोकसभा ने इस पर अपनी मुहर लगा दी और कुछ संशोधनों के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। लेकिन सत्र में समय की कमी की वजह से यह राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। आखिरकार वो दिन आया, यानी 17 दिसंबर 2013 को संशोधनों के साथ इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जो पास भी हो गया। The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. और आज 18 दिसंबर को इस पर लोकसभा ने अपनी मुहर लगा दी और एक ऐतिहासिक बिल कानून बनने की राह पर चल पड़ा। तो आज
वो ऐतिहासिक दिन है भारतीय संसद का जब यह कहा जा सकता है कि करप्शन से, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सबसे मजबूत एक बिल, एक ताकत, एक हथियार आम आदमी को दिया गया है, जिससे वो नेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ करप्शन के मामलों को लेकर लड़ाई लड़ सकता है और उम्मीद कर सकता है कि वो लड़ाई जीत भी सकता है। हम आपको बता दें कि लोकपाल बिल को आज लोकसभा ने पारित किया, कल राज्यसभा पास कर चुकी थी, अब संसद से ये पास हो चुका है। अन्ना हजारे ने भी जब ये संसद से बिल पास हुआ तो वो इतने दिनों से जो उनका अनशन चल रहा था, पिछले 9 दिनों से, आज उन्होंने संतुष्ट होकर अनशन भी तोड़ दिया। और इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत से मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। राज्यसभा में लोकपाल पर बनी सिलेक्ट कमेटी के सदस्य शांताराम नाइक साहब, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, वो हमारे साथ हैं। एनसीपीआरआई के कन्वीनर निखिल डे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता, मशहूर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सोशल एक्टिविस्ट देवेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे अन्ना के करीबी और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि लोकपाल बिल पर एकमात्र समाजवादी पार्टी है जिसने वोट नहीं किया, बाकायदा बॉयकॉट किया। सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी ने पहली बात कि बॉयकॉट क्यों किया, और अगर वो इस बिल से संतुष्ट नहीं थे तो इसके खिलाफ वोट क्यों नहीं डाला, ये भी बात की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आज के 2 बड़े लोग, आज की खबर की अगर आप कहा जाए, राहुल गांधी आज के इसके लोकपाल बिल के पास होने के बाद एक बड़े नायक के तौर पर उभरे कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अगर अन्ना हजारे इस फिल्म के सुपर हीरो हैं तो राहुल गांधी को सहनायक जरूर कहा जा सकता है। और अगर कोई खलनायक आज निकल कर आ रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। उसकी वजह बहुत साफ है। अरविंद केजरीवाल ने इस लोकपाल बिल की मुखालफत की है और इसको जोकपाल बताया है। The Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. अभी जो लोकपाल आया है वो काफी कमजोर है और सब लोग मिलके अब इसको और इम्प्रूव कराएंगे। तो सुना आपने दोनों राय एक साथ इसी लोकपाल बिल के बारे में। ये कहा जा रहा है कि ये 100% लोकपाल नहीं है, ये 40-50% लोकपाल है। अभी बहुत से अमेंडमेंट, बहुत से संशोधन लाने होंगे अगर इसको उतना ही ताकतवर बनाना है जिसका सपना अन्ना हजारे ने देखा था। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा जनरल वीके सिंह के साथ, जो कि रालेगंज में है और अन्ना के साथ लगातार मौजूद रहे। सिंह साहब, जनरल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज ये बिल संसद से पास हुआ, इसका श्रेय आप किसको देंगे? अन्ना हजारे को, राहुल गांधी को, या फिर भारतीय संसद के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने आज वोट डाला? देखिए, लोकपाल बिल पास होने का श्रेय सिर्फ अन्ना को है और देश की जनता को है। बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इसको पास करने में मदद की, अन्ना ने उनको धन्यवाद दिया है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसमें और किसी का नाम नहीं आता। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही ये बिल पास हुआ, ट्विटर पर, फेसबुक पर राहुल गांधी को श्रेय देने का सिलसिला शुरू कर दिया कि राहुल गांधी की वजह से ये बिल पास हो पाया है। एक आपने अंग्रेजी की एक कहानी सुनी होगी, नाइट इन शाइनिंग आर्मर जी, कि नाइट इन शाइनिंग आर्मर बचाने के लिए आते हैं सब चीजों को। तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर, जब कांग्रेस ने एक वो बिल पहले विधेयक के रूप में लाने की कोशिश की, जब उससे उनको लगा कि जनता उसका विरोध करेगी, तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर आए, उन्होंने अपनी बाहों ऊपर की, बिल फाड़ दिया। उसके बाद कुछ और हुआ, नाइट इन शाइनिंग आर्मर आए और उन्होंने फिर कुछ किया। अब भी वो आए, उन्होंने कहा बिल्कुल हम बिल पास कराएंगे। तो ये नाइट इन शाइनिंग आर्मर की जो तस्वीर है, अगर ये लोग ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है। जी, एक चीज और जानना चाहूंगा इसके पहले कि मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, क्योंकि जनरल वीके सिंह के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनरल साहब, राहुल गांधी ने जो तेजी दिखाई, जिस तरीके से वो प्रोएक्टिव हुए पिछले 72 घंटे के अंदर, आप मानेंगे उसी की वजह से बिल पास हो पाया? कुछ श्रेय देंगे उनको? नहीं, इसमें तो सब पार्टियां, देखिए आपने सुषमा जी की स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले आपको बोला था कि इसको दोबारा ठीक कराइए। तो ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था और इसमें संशोधन होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं
वो मंथर गति से सब चीज चल रही थी। जी, हम बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा शांताराम नाइक साहब से। शांताराम नाइक साहब, आप क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के मेंबर रहे, अब ये कहा जा रहा है कि ये बिल, अच्छा मैं आप ही से पूछता हूं, आप ये बताइए, क्या ये बिल सबसे ताकतवर लोकपाल बिल है? इससे बेहतर लोकपाल बिल अब और नहीं हो सकता? नहीं, किसी भी विधेयक में सुधारना हो सकती है और उसमें कोई शंका नहीं। और ये जो लोकपाल है, आप जानिए, लोकपाल अपने आप में कोई कानून नहीं है, उसमें प्रोविजंस क्रिमिनल की नहीं है। ये लोकपाल जो है वो कौन सा कानून इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। वो जो कानून राजीव गांधी के जमाने में पास हुआ था, 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वही कानून है जो लोकपाल इस्तेमाल करेगी। वही कानून है सीबीआई यूज करती है, वही कानून पुलिस मशीनरी यूज करती है। और लोकपाल में कोई प्रावधान करप्शन के बारे में नहीं। लोकपाल एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रोसीजर है, एक व्यक्ति है, वो कानून को लागू करेगी। ये आप ध्यान में रखिए। तो इसलिए इसका पहले से ही श्रेय जाता है राजीव गांधी के शुरुआत से, जिन्होंने कानून बनाया। इसके बाद हम इसको मजबूत करना चाहते थे। विसल ब्लोअर एक्ट वो उसमें लगाया था, विसल ब्लोअर, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, सिटीजन्स राइट बिल, ये 3-4 ऐसे विधेयक हैं जो पारित न हो पाए दुर्भाग्यवश से। कौन जिम्मेदार है वो अलग बात है। नरसिम्हा राव साहब, एक रिएक्शन आपको लेना चाहूंगा। एक बार कोशिश रही है बीजेपी के हिसाब से इस बिल में क्या अभी और मजबूती लाई जा सकती है, संशोधन लाई जा सकते हैं? अब देखिए, ये बिल जैसा साहब ने कहा था, ये 1 साल पहले आने चाहिए थी, इसमें काफी देर कर दी। उसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। ये 1 साल पहले, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी ने 2012 के दिसंबर में रिपोर्ट सबमिट किया था, उसके तुरंत बाद इसको संसद में, राज्यसभा में ला करके पारित किया जा सकता था। बट लेकिन जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, उसमें हार के बाद, करारा हार के बाद और आने वाले चुनावों में, आगामी लोकसभा चुनावों का मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये 4 राज्यों में चुनाव नहीं हारती तो शायद ये लोकपाल बिल नहीं आता? बिल्कुल, ये सामने ही नहीं आता। इस संसद में, इस लोकसभा की कार्यकाल में बिल्कुल ये बिल राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का सरकार वापस नहीं लाती। और दूसरी बात, और अगर इसके लिए यदि राहुल गांधी को श्रेय दिया जाता है, उनको उतना ही श्रेय मिलेगा जितना कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के ऑर्डिनेंस के मामले में, क्योंकि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स लाए गए। मैं एक मिनट रोक रहा हूं आप दोनों नेताओं को, बिल पारित न हो पाया। मुद्दों पर लौटना चाहूंगा। लोकपाल में नरसिम्हा राव जी, शांताराम नाइक जी, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, शांति बनाए रखिए। सदस्य थे जो आज जो लोकपाल बिल पास हुआ और जो अन्ना का शुरुआत में जन लोकपाल बिल था, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इस ग्राफिक्स में आप देखते रहिए। और साथ ही साथ मैं ये चर्चा में शामिल करना चाहूंगा देवेंद्र शर्मा जी को। देवेंद्र जी, आज जो बिल पास हुआ है, आपके मुताबिक क्या ये परफेक्ट है या इसमें ये सिर्फ पहले वाले बिल का 50% ही है? देखिए, कम से कम हम ये माने कि आज एक शुरुआत हुई है, लेकिन ये मान के चलना कि ये बिल परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल एक अपने आप को धोखा देना होगा। बिल में शुरुआत मैंने से कहा होगी है, लेकिन इसमें बहुत अभी कमियां हैं उसको परफेक्ट करने के लिए। और अब तो अन्ना खुद कहते हैं कि इस बिल से तकरीबन 40% या 50% भ्रष्टाचार दूर होगा। मेरा मानना है कि वो हम जो कह रहे हैं वो भी शायद बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकतर भ्रष्टाचार 2 जगह पे जहां पर होना फोकस करना चाहिए, वो है स्टेट गवर्नमेंट्स और वो है कॉर्पोरेट जगत। दोनों को अब स्टेट गवर्नमेंट्स को तो ये डीलिंग कर दिया गया है कि ये जो लोका युक्त होगा उनका, वो इसके ऊपर डिजाइन नहीं होगा, ये उनकी अपनी मर्जी है स्टेट्स की, और वो 1 साल के अंदर बनाएंगी। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार स्टेट लेवल पे होता है और वहीं पर हमने उसको छूट दे रही है। दूसरी बात है कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट इसके हिस्सेदार हैं और जब तक उनके ऊपर, अब अपने एनजीओ के ऊपर तो खेल रखी है, लेकिन कॉर्पोरेट्स को छोड़ दिया गया है। और वो मुझे लगता है कि इसका मतलब 50% तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। तो ये दोनों जो तबके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसको हमने आज इस शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट का मैं वही कह रहा था कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है इस बिल में। निखिल डे साहब,
कुछ चीजें जो इस बिल में, जो नए बिल में नहीं है, उदाहरण के लिए सीबीआई पूरी तरीके से लोकपाल के अधीन नहीं आई है, विसिल ब्लोअर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो सजा का प्रावधान है वो बहुत केवल 2 साल की सजा रखी गई है। जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो इसके दायरे से बाहर हैं। इन तमाम परिस्थितियों में आपके हिसाब से जो आज बिल पास हुआ है वो कितना इफेक्टिव होगा करप्शन को रोकने के लिए? मेरा मानना है कि सबसे पहली बात है, हमें देखना है आम आदमी को इस बिल से कितना फायदा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक शुरुआत है, लेकिन आम आदमी इस बिल से इतना फायदा नहीं लेगा। उसके लिए तो वो सिटीजन्स चार्टर और शिकायत निवारण की व्यवस्था चाहिए, और वो एक बिल है जो पारित करना चाहिए, वो लोकसभा में लिस्टेड है, उसको पारित करना चाहिए। आपने बहुत सही बात कही कि बड़ा भ्रष्टाचार भी है। यदि इस बिल के माध्यम से लड़ने का कोई प्रयास करे तो कई लोगों को आरटीआई में काम में लेने से ही मारा जाता है। तो जब तक वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल नहीं आएगा, वो भी राज्यसभा में लंबित है, उसको वो लिस्टेड है, उसको पारित करे तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था आज भी हो सकती है। बिल्कुल। इस कानून में सीबीआई पूरी तरह से सरकार से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई के ऊपर लोकपाल का कुछ नियंत्रण चालू हुआ है, उसके अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो उस दिशा में एक कदम जरूर है बड़े भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बात है कि यह आधा अधूरा बिल है। आज भी मौका है, असीम, ये आधा अधूरा बिल है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उन बाकी कानूनों को पास करना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया इस देश को एक बड़ा और ताकतवर बिल देने का? कहा है असीम, मुझे लगता है पर्सपेक्टिव ही अलग है। अभी हम जब तमाम लोगों को सुन रहे थे राजनीतिक पार्टियों की, तो बता रहे थे क्यों पास किया गया है, इसका क्रेडिट किसको दिया जा सकता है, इसका फायदा किसको होगा। कोई राजीव गांधी का नाम ले सकता है, कोई राहुल गांधी का, भाजपा वाले लोग अपने अपने नाम दे रहे हैं। पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल माइलेज है ना, ना कि भ्रष्टाचार मिटाना। तो जब पर्सपेक्टिव ही अलग है तो वो चीज कैसे मिलेगी जो हमें चाहिए थी। लोकपाल बिल मेरे ख्याल से एक और एजेंसी नहीं थी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली, क्योंकि हम ये मान चुके थे कि यहाँ बहुत कठिन हो गया है भ्रष्टाचार को रोकना। एक क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई गई थी लोकपाल, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब एक लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए। बहुत कम चांसेस हैं इसके बाद भी करप्शन के सर्वाइव करने के। लेकिन ये जो लोकपाल है, मेरे ख्याल से इसका चरित्र क्रांतिकारी नहीं बल्कि समझौतावादी है। जैसा कि अन्ना खुद कह रहे हैं 40 से 50% भ्रष्टाचार रुकेगा। मुझे लगता है जैसा कि अभी शायद फिर समर्थन क्यों कर रहे हैं इस बिल का? क्योंकि शायद वो समझौतावादी हो गए हैं, जबकि इस आंदोलन का चरित्र समझौतावादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी था। हम कह रहे थे कि हमें पूरा का पूरा चाहिए, और क्रांति अड़ियल होती है, न कि समझौता करती है कि बीच में मान लेती है। और यकीन मानिए 40-50% की जो वो बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं इसके पहले आई हैं, उनमें ढेर सारे लूपहोल निकले, वो काम नहीं कर पाई। जितना मजबूत इसे होना था उससे बहुत कम मजबूत है। सिटीजन चार्टर सबसे इंपॉर्टेंट था। अरविंद कहते हैं कि जोकपाल है, आप मानेंगे जोकपाल है? मेरे ख्याल से वाकई में जोकपाल है, क्योंकि भ्रम है। लोकपाल सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक चेतना बन गया था। अब उस चेतना को दिया जा रहा है एक धोखा है, राजनीतिक लाभ। धोखा है, भ्रम है, और इसको अगर जोकपाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी भी बहुत से लोग ये कहते हैं। अन्ना हजारे ने आज जब अनशन तोड़ा, उनका बयान भी सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इस अनशन तोड़ते वक्त क्या कहा इस सरकारी लोकपाल बिल के बारे में। खुशी की बात आपने सुनी है, कल राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हो गया था, और आज लोकसभा में, राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। सबसे पहले कई लोगों ने धन्यवाद किया है, मैं भी रालीगंज सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सिलेक्ट कमेटी को धन्यवाद दे रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को धन्यवाद दिया है। सिर्फ अन्ना ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर सबको धन्यवाद देता हूं। वजह साफ थी, समाजवादी पार्टी ने इस लोकपाल बिल का विरोध किया, और जब जब वोटिंग हुई, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, दोनों वक्त समाजवादी पार्टी ने भाषण देने के बाद बॉयकॉट किया। आज इस वक्त मेरे साथ नरेश अग्रवाल साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अग्रवाल साहब, आपका विरोध दरअसल किस मुद्दे पर है? क्यों आप इस लोकपाल के साथ
खड़े नहीं दिखाई दे रहे, जबकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप कोई भी कानून बनाइए तो उस पर जरा सिंसियरली विचार तो कर लीजिए। आखिर क्यों देश में भ्रष्टाचार है? पूरे विश्व में भ्रष्टाचार है। मैं पढ़ता हूं कि हमारा देश इतने पायदान पे, वो देश ऊपर, ये देश नीचे। विश्व के सभी देशों में भ्रष्टाचार है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार क्यों? आप गरीबी अमीरी में जितना अंतर रखेंगे, आप गांव को और गरीब करते चले जा रहे। बेरोजगारी आपके यहाँ निरंतर बढ़ती चली जा रही, महंगाई चरम सीमा पर है। टेलीविजन पे आप नवयुवक को दिखाते हैं कि एक ही रात में रईस हो गया, बड़ा बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, और उसके बाद आप आशा करते हैं जिस नौजवान को इतना अधिक आपने सपना दिखा दिया, वो नौजवान ईमानदार रहेगा, वो नौजवान कमाई करके कर ले। नरेश जी, मैं बहुत ही स्पेसिफिकली सीधे तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका विरोध क्यों है? क्योंकि अगर आपका विरोध था तो आपने विरोध में वोट क्यों नहीं डाला? आपने वॉकआउट क्यों किया? ये क्या तरीका है विरोध करने का? ये समझ से परे है, वही मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, इसके पहले हमने मतदान प्रमोशन आरक्षण में मतदान किया भी था। हमारा ये भी नहीं था, हम ये नहीं मैसेज देना चाहते थे कि हम इसका इसलिए क्यों विरोध कर रहे हैं। हमने तो सीधे सीधे सदन में खड़े होकर कहा कि हमारा विरोध का कारण है कि हिंदुस्तान को अफ्रीकन कंट्री न बना दिया जाए, हिंदुस्तान को नाइजीरिया न बना दिया जाए। कल ही अखबार में दिया था कि सरकार में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने निर्णय लिया कि अब 6 महीने तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो सेना के हथियार कौन खरीदेगा? आज चाइना पाकिस्तान हमारे देश के लिए खतरा है, रोज आतंकवाद हमारे देश के लिए खतरा है, लेकिन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री को जब वेपन ही नहीं मिलेंगे तो आतंकवाद और आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। शांताराम नाइक जी, मैं आपको यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा क्योंकि आप उस सिलेक्ट कमेटी के मेंबर थे। ये देश को कहीं अफ्रीका ना बना दे, देश में खरीदारियां बंद हो जाएंगी, देश में हथियार कहां से आएंगे, दुश्मन हमला कर देगा तो क्या होगा, इस तरीके के गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं नरेश अग्रवाल साहब, ये जानते हुए भी कि 90% संसद इस बिल के हक में थी, उसके साथ उसने वोट किया है। आपके रिएक्शन? नहीं, आप सीधे समझिए कि इस कानून को मजबूत करने की जरूरत है, वो वीक करने की जरूरत नहीं। दूसरी बार एक जो साहब ने बताया कि सिटीजन चार्टर का एक कानून था, वो अगर इस सेशन में, इस सत्र में आ जाता तो लोगों को अच्छे अधिकार मिलते। शांताराम नाइक जी, आपकी सरकार है, आप सेशन को बड़ा कर लेते, आपने तो सेशन को कर्टेल कर दिया, आपको आज ही खत्म कर दिया, 20 तारीख तक भी चलने दिया। एक बताता हूं मैं, इस राइट ऑफ सिटीजनशिप में एक अधिकार दिया है लोगों को। कोई चीज आपको सरकार दफ्तर से चाहिए, कोई सिटीजन सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो सेवा चाहिए उसको टाइम मुकर्रर किया जाएगा। उस टाइम के अंदर कोई अधिकारी आपको नहीं देगा। जनता भी जानती है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, राहुल गांधी अपील करते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 4-5 बिलों को और पास कराने की जरूरत है, संसद सत्र को बढ़ा देना चाहिए। वहां पर राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाती। वो राहुल गांधी जो कि आपकी पार्टी के युवराज है, और आप संसद के सत्र को 20 तारीख की बजाय आज ही खत्म कर देते। इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, जल्दी क्या थे वो तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जानते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कहता। पर लेकिन मेरी भी राय है ये 2-3 विधेयक जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जुड़े हुए हैं, उनको अगर पारित होता तो अच्छा होता। ये मेरी ये आप वही बात कर रहे हैं शांताराम नाइक जी, जो आज से करीब 2 साल पहले अन्ना ने की थी, जब वो पहली बार जंतर मंतर पर बैठे थे, तो यही सिटीजन चार्टर की बात थी, यही विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन की बात थी, जो वो पूरा जन लोकपाल था बड़ा वाला, उसमें तमाम चीजें शामिल थी। लेकिन आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने सबको चितर बितर किया, अलग अलग किया। एक हिस्सा अपनी पसंद का ले आए हैं, बाकी हिस्से लंबित पड़े हैं। कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि अब देश चुनावों की तरफ आगे जा रहा है। देखिए, लोकपाल कोई बिजली का बटन नहीं है कि दबाओ उसके बाद या तो चली गई या आ गई। लोकपाल के बाद ये किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से क्रियान्वित होगा, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और क्रियान्वित होने के बाद भ्रष्टाचार जो है कम करने के लिए लड़ाई हमें और आपको लड़नी है। जिस दिन हमारी मानसिकता ठीक हो गई, जिस दिन हमने कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं होने देंगे, ना ही हम सहन करेंगे,
जी, उस दिन चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल। नरेश अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे यहां पर है, आपको लगता है कि अधिकारियों को, अगर ये लोकपाल नाम के अधिकारी को ये ताकत मिल रही है कि वो अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ कर सकेगा, तो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो डरेंगे, इससे भ्रष्टाचार की संख्या में, के मामलों की संख्या में कमी आएगी? क्या आप नहीं मानते इस बात को? नहीं, मैं कहता हूं पहले कानून से क्यों नहीं कम हुआ? कहां उसमें कमी थी? सरकार ये तो पहले बताए। जो लोग बहुत पक्षधर थे, बड़ी जोर बोल रहे थे, तो पहले में कमी तो बताए। उसमें तो बड़े बड़े एडवोकेट हैं, तमाम जो हमारे एमपीज हैं, विपक्ष के नेता हैं, सरकार में बहुत बड़े बड़े, कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट है। आखिर ये तो बताते कि उस कानून में कमी क्या है जी, उस पर तो डिस्कशन करते हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निरोध जो एक्ट है वो उनमें कमी क्या है? बिल्कुल, आखिर न्याय क्यों लाना पड़ा? यही बात मैं निखिल डे साहब से पूछना चाहूंगा। निखिल डे साहब, कानून बहुत से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, और देखा भी हमने, लालू यादव जैसे नेता, बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा भी खा के आए हैं। ऐसे में इस कानून को लाकर क्या बदलाव आने वाला है? यदि काम में लेंगे तो बदलाव आएगा। आरटीआई को इस देश की जनता ने काम में लिया। आरटीआई से भ्रष्टाचार पूरा नहीं मिटा है, लेकिन कम हुआ है और जनता के ताकत बढ़ी है। इस कानून को भी काम में लेंगे तो कुछ आगे बढ़ेगी। और कुछ जो 2-3 और कानून है, मैं तो कहता हूं स्पेशल सेशन चलाए संसद का, और ये सारे पार्टियों ने कहा है उन कानूनों को लाए ताकि जनता के हाथ को मजबूत करे और जनता को मौका दे कि इस भ्रष्टाचार से लड़ सके। और लड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई कानून से सब कुछ ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से होड़ मची है कानून दोनों चुनाव को देखते हुए, वाहवाही लूटने की, अपनी तारीफ करने की, आपको लगता नहीं कि जो आप बात भी कर रहे हैं कि मुद्दे से बातें भटकती जा रही हैं, करप्शन को रोकने पर किसी का ध्यान नहीं है? सीधी सी बात है, आप ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली जाने की तो मुंबई थोड़ी पहुंच जाएंगे। बनाया गया है, पेश किया गया है इसलिए कि राजनीतिक फायदा हो, तो भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? जुडिशरी में नीचे से ऊपर तक करप्शन है, इसके अंदर जुडिशरी नहीं है। सीबीआई का इस्तेमाल ही होता है राजनीतिक करप्शन को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। सीबीआई इसके अंदर नहीं है। छोटा गरीब आदमी जो भटकता रहता है ऑफिस के मुसद्दी लाल की तरह, इस ऑफिस से उस ऑफिस में, सिटीजन चार्टर बिल नहीं, उसका भी भला नहीं होने वाला। कारपोरेट इसके अंदर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर फर्क पड़ता है। नरसिम्हा साहब, एक कमेंट आपका, आपको लगता है कि जो बात असीम कह रहे हैं कि कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, केवल एक जोकपाल है? ये एक बहुत ही नकारात्मक सोच है। मैं कहूंगा एक अच्छी शुरुआत हुआ है, बट लेकिन ये काफी नहीं है और कई कदम उठाने पड़ेंगे। ये मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन ये कहना ये बिल्कुल नकारात्मक है, इसमें कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये मैं समझता हूं ये मानसिकता थोड़ा सही नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये इश्यू, लोकपाल का इश्यू 45 साल से यदि पेंडिंग है, फिर 2 साल पहले इतना आंदोलन क्यों बना था? उसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि किसी ने आंदोलन चलाया। कारण यह था कि देश में जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 7-8 लाख करोड़ रुपया जिस प्रकार से जनता से छीना गया, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया, जो मोमेंटम बना है उसका फायदा, आक्रोश पैदा हो गया। बिल्कुल, उस आक्रोश की वजह से बड़े आपका ये तर्क गले उतरता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सक्षम होगा ऐसा मैं मानता हूं। देवेंद्र शर्मा जी, ऐसा क्या हो सकता है कि अब करप्शन ना हो इस कानून के बाद? क्या सुझाव है आपका? देखिए, राहुल गांधी जी ने कुछ बातें बोली हैं बहुत काम की। उन्होंने कहा कि जो 6 बिल पड़े हुए हैं पार्लियामेंट में उनको भी पास करना चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, वो फ्रेमवर्क की बहुत जरूरत है। लेकिन देश को विश्वास दिलाने के लिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या ये लोकपाल हमें ये एक वो करेगा, सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि हम रॉबर्ट वाड्रा साहब के केस को इन्वेस्टिगेट कर सकें? जब तक हम खेमका साहब जिन्होंने कोशिश की थी, उनको हम जानते हैं क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, तो आम आदमी को कितनी दिक्कतें आएंगी ये भी हम जानते हैं। लेकिन जब तक देश को यह विश्वास ना हो कि रॉबर्ट वाड्रा साहब जैसे लोगों के भी इन्वेस्टिगेशन हो सके, मुझे नहीं लगता ये लोकपाल से कोई फायदा होने वाला है। इच्छा शक्ति होगी तभी तो आप किसी बड़े अधिकारी से, बड़े नेता से, बड़े व्यक्ति से पूछताछ करेंगे। शांताराम नाइक साहब, वो इच्छा शक्ति आप कहां से लेके आएंगे इस लोकपाल के जरिए? आखिरी कमेंट आपका। देखिए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये एक कानून कैसे मजबूत बनाया जा सकता, मैं 1 मिनट लेके बताता हूं। ये लोकपाल जो बेसिक क्रिमिनल लॉ नहीं है, बेसिक क्रिमिनल लॉ ऑफ करप्शन है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, एंड आईपीसी की कुछ प्रावधान है। ठीक है, तो हमारे पास, मैं चेयरमैन हूं लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, मेरे पास अभी एक बिल पड़ा हुआ है, उसमें 3 प्रमुख अमेंडमेंट है। एक, नंबर 1
कि जो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, जो प्रॉपर्टी पैदा की जाती है भ्रष्टाचार से, वो अटैचमेंट करने की कोई प्रावधान नहीं है, वो अटैचमेंट हो जाएगा। शांताराम नाइक साहब, मैं माफी चाहता हूं, मेरा सीधा सा सवाल आपसे था, वक्त की कमी है बहुत, मुझे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते ये हम जी मीडिया की तरफ से जरूर सुझाव देके जाएंगे, सजेशन देके जाएंगे कि लोकपाल बिल भले ही आज लोकसभा से पास हुआ हो, संसद से पास हो गया हो, लेकिन क्या ये एक क्रांतिकारी बदलाव है? हमारा सुझाव है कि लोकपाल को सिर्फ चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, न ही इसमें क्रेडिट लेने की कोई भी रेस हो, सबको इसका श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन से हर व्यक्ति त्रस्त है, बल्कि यह तय किया जाना चाहिए कि लोकपाल का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचे। वो व्यक्ति जो राशन कार्ड बनवाता है, वो व्यक्ति जो एडमिशन की लाइन में लगता है, वो करप्शन से कैसे बचे, उस तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही ये भी देखना है कि कानूनों का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। मौजूदा कानून को ही अगर ठीक से लागू किया जाए तो भी भ्रष्टाचार से मुकाबला किया जा सकता है। तमाम बड़े नेताओं को जेल के सीटों के पीछे हाल ही में हमने देखा है। अगर लोकपाल के साथ साथ इसका अमलीकरण भी हो पाए ठीक से, इच्छा शक्ति और राजनेताओं के पास, तभी इस ऐसे लोकपाल का कोई भी फायदा है। तो भारत भाग विधाता में आज इतना ही, लेकिन जी मीडिया पर हमारी खबरें लगातार जारी है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया।